हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इग्नू। आज की इस वीडियो में देखेंगे जो आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम कोर्स है बीपीसीएस 183 यानी सांवेगिक बुद्धि। तो आपके आने वाले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें, जो एकलव्य इग्नू नाम से है। लेक्चर की पीडीएफ नोट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी और जितनी हमारी आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन भी जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें। तो आपका जो पेपर आता है बीपीसीएस 183 यानी सांवेगिक बुद्धि, ये आपका टोटल 50 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर आता है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है इसको करने के लिए। इसमें आप देखेंगे आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और इन 2 पार्ट में से आपको टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, हर एक पार्ट में कम से कम आपको 2 क्वेश्चन तो करने ही होते हैं, ठीक है। तो आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। और लगभग 300 वर्ड में जो है आपको इसका आंसर करना होता है। और कई बार आप देखेंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे जो आपके 5 मार्क्स के आते हैं और ये आपको लगभग 150 वर्ड में आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर का पैटर्न। अब देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका वो है सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सांवेगिक बुद्धि बताना है क्या होता है। उसके बाद सांवेगिक बुद्धि के घटकों को स्पष्ट कीजिए और सांवेगिक बुद्धि में कौन कौन से घटक होते हैं ये भी आपको इस आंसर में बताना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं सांवेगिक बुद्धि आधुनिक मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, ठीक है। तो आज के टाइम में आप देखेंगे जो सांवेगिक बुद्धि है यानी जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी जिसे हम ईआई भी कहते हैं, ये मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मनोविज्ञान क्या होता है? तो मनोविज्ञान वो विज्ञान होता है जिसमें मानव की मन की, ठीक है, उसकी भावनाओं की और उसकी इच्छाओं की, उसके व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण घटक जो है वो क्या है? सांवेगिक बुद्धि है। तो यह व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने तथा दूसरों संवेगों यानी भावनाओं को पहचानता है, समझता है, नियंत्रित करता है तथा उनका उचित उपयोग करके जीवन में सफल संबंध स्थापित करता है। तो आप अगर बात करेंगे सांवेगिक बुद्धि या संवेगों की, तो ये व्यवहार होता है जो मनुष्य करते हैं। तो अगर आपके अंदर सांवेगिक बुद्धि है यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो आप दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को भी समझ सकते हैं, ठीक है, और अपने व्यवहारों को भी समझ सकते हैं कि आप में क्या क्षमताएं हैं, आप क्या कर सकते हैं, या दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या क्षमताएं, दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को अच्छे से जो है वो समझ जाते हैं। आजकल केवल उच्च आईक्यू ही सफलता की गारंटी नहीं होता, ठीक है ना। तो आप अगर कहें कि भाई कोई व्यक्ति जो है उसका आईक्यू बहुत अच्छा है यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट उसका बहुत अच्छा है, वो चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, तर्क अच्छा करता है, बातें अच्छा करता है, तो ही वो कामयाब है, आप ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। मनुष्य क्या आईक्यू अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ उसका ईक्यू, ठीक है, यानी इमोशनल क्वोटिएंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति जो है वो सफल हो सकता है। तो आईक्यू के साथ ईक्यू भी इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के सफल होने में, ठीक है। चलिए और डिटेल से समझते हैं इसे। तो सांवेगिक बुद्धि की अगर परिभाषा की बात करें तो बहुत सारे आप देखेंगे जो विचारक हैं या जो मनोविज्ञान को समझते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से आप देखेंगे सांवेगिक बुद्धि की परिभाषा दी है, जिनमें डैनियल गोलमैन थे जिन्होंने 1998 में कहा कि सांवेगिक बुद्धि स्वयं तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानने, उन्हें समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो डैनियल जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई अगर आपके अंदर सांवेगिक बुद्धि है तो आप अपनी भावनाओं को भी अच्छे से समझ पाएंगे, व्यक्त कर पाएंगे और दूसरे की भावनाओं को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो व्यवहार होता है और जो दूसरे का व्यवहार होता है उनके बीच में अच्छे से आप कह सकते हैं संबंध स्थापित होते हैं, ठीक है, या आप एक दूसरे को समझने के लिए अच्छे से जो है वो क्या होते हैं, उचित प्रबंधन कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं भाई सांवेगिक बुद्धि का होना जो है इंपॉर्टेंट है। मेयर और सोल्वे के अनुसार ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं यह भावनाओं को पहचानने, समझने, उनका विश्लेषण करने तथा विचार एवं व्यवहार का मार्गदर्शन करने की क्षमता है, ठीक है। तो मेयर और सोल्वे कहते हैं भाई कि जो आपकी सांवेगिक बुद्धि है
वो क्या करती है, आपकी भावनाओं को पहचानती है, उसको समझती है, उसका विश्लेषण करती है कि भाई किस तरह से आपको व्यवहार करना है। तो इससे क्या होता है, जब विचार और व्यवहार अच्छे हो जाते हैं तो आप समाज में एक अच्छे इंसान बन पाते हैं और अपनी भावनाओं पर काबू पा पाते हैं। ठीक है, अर्थात अगर आप समझे इन दोनों, अगर हम परिभाषाओं को देखकर तो कह सकते हैं कि सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति को सही समय पर सही भावनात्मक निर्णय लेने में सहायता करती है। तो सिंपल वर्ड में अगर कहें तो सांवेगिक बुद्धि क्या करती है, एक व्यक्ति को सही समय पर भावनात्मक निर्णय लेने के लिए सहायता करती है। तो आपके आप सांवेगिक बुद्धि है तो आप कठिन परिस्थितियों में भावनाओं में किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से फैसले लेते हैं, ये आपको जो है वो सांवेगिक बुद्धि बताती है। ठीक है, सांवेगिक बुद्धि के घटक क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो घटक होता है वो होता है संवेगों की पहचान। तो ये सांवेगिक बुद्धि का पहला और सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसमें व्यक्ति अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता विकसित करता है कि मनुष्य के अंदर भाई क्या भावनाएं चल रही हैं, दूसरा व्यक्ति अगर उसके सामने है तो उसके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं। अगर आपके अंदर सांवेगिक बुद्धि है तो आप अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। यह चेहरे के हाव भाव, आवाज, व्यवहार और शारीरिक संकेतों से यह समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न, दुखी, क्रोधित या चिंतित है। तो आपने देखा होगा भाई, कोई व्यक्ति होता है जब वो निराश होता है, हताश होता है तो बिल्कुल शांत बैठा रहता है, उसका जो चेहरे का भाव होता है वो गिरा होता है, तो आप समझ सकते हैं भाई ये परेशान है। ठीक है, एक व्यक्ति जो होता है जब वो भावुक होता है और जब वो आपसे बात करेगा तो आप देखेंगे उसके आवाज में जो होगा एक ठहराव होगा, एक भारीपन होगा, वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं भाई वो क्या है, भावुक है। ठीक है ना, उसको कोई ना कोई समस्या है। ठीक है, और कई बार आप देखते हैं जो व्यक्ति होता है वो अपने व्यवहार से ही बता देता है भाई उसकी परिस्थिति क्या है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, क्रोधित होने लग जाएगा, तो आप समझ सकते हैं भाई वो डिप्रेशन में है। ठीक है, और ऐसे ही शारीरिक संकेत भी, भाई एक मन से दुखी व्यक्ति क्या होगा, वो सही से चल नहीं पाएगा। ठीक है ना, वो समझ नहीं पाएगा भाई उसे क्या करना है, तो वो अपने अलग अलग तरीके से अपने व्यवहार को दिखाने का प्रयास करेगा। तो इससे भी जो होता है आपको समझ में आता है कि भाई एक व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसके व्यवहार से आप पता लगा लेते हैं कि भाई उसकी क्या परिस्थिति है। ठीक है, तो सांवेगिक बुद्धि क्या करती है भाई, संवेगों की पहचान करके संवेगी को पहचानती है। ठीक है, और बताती है कि भाई व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, संवेगों को समझना। तो इस घटक के अंतर्गत आप देखेंगे व्यक्ति विभिन्न भावनाओं के कारणों तथा उनके परिणामों को समझता है कि भाई अगर व्यक्ति कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है ना, और क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करता है। तो वह जानता है कि अलग अलग परिस्थितियों में कौन सी भावना उत्पन्न होती हैं और उसका व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तो आप संवेगों को अगर समझ जाएंगे, आपको पता है भाई कोई व्यक्ति क्यों क्रोधित है, क्यों डिप्रेशन में है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो भी परिस्थिति है, ठीक है ना, उससे उस तरह से आप क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, उसको समझाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है आपकी बात को समझेगा। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा भाई कि वो किस परिस्थिति में है, उसकी जो भी समस्याएं हैं वो उस कारण से हैं, तो आप उसको सही जो है सुझाव नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सांवेगिक बुद्धि क्या करती है भाई, आपको संवेगों को समझना सिखाती है। ठीक है ना, कि एक व्यक्ति जो है वो किस तरह क्यों परेशान है, उसका क्या कारण है और किस तरह से आप उसकी सहायता कर सकते हैं, या स्वयं की भी आप सहायता कर सकते हैं इस तरह से कि आप परिस्थितियों को समझेंगे भाई क्या समस्या है, क्या कारण है, ठीक है ना, किस तरह से उससे निपटा जा सकता है। तो अगर आपको संवेगों को समझना आ गया तो आप उसकी जो समस्याएं हैं उससे निपटारे का भी जो है आसानी से रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है, संवेगों का उपयोग, तो सांवेगिक बुद्धि का यह घटक बताता है कि भावनाओं को सकारात्मक उपयोग कैसे किया जाए। ठीक है, तो संवेगों का जब आप उपयोग करेंगे तो आप अपने आप ही देखेंगे कि भाई आप हमेशा सकारात्मक बने रहेंगे और निर्णय जो होंगे वो अच्छे से लेंगे, अपने भावनाओं पर जो है वो कंट्रोल रखेंगे। तो व्यक्ति अपनी भावनाओं का उपयोग सोचने, समस्या का समाधान करने, रचनात्मक कार्य करने तथा प्रेरणा प्राप्त करने के लिए करता है। तो आपने देखा होगा अगर आपके अंदर सांवेगिक बुद्धि है तो आपके सामने जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को उजागर नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई कोई समस्या क्यों आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपकी सांवेगिक बुद्धि आपको बताती है कि भाई समस्याएं हमेशा नहीं रहती, समस्याएं चली जाती हैं। तो आप सोचेंगे, फिर क्या करेंगे, सोच के उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी आपको समस्याएं आ रही हैं, आपकी बार बार सोच
उसी तरफ जा रही है, तो आप कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य करेंगे जिससे क्या होगा कि भाई जो आपकी समस्याएं हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए जो है परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक रचनात्मक व्यक्ति क्या करेगा भाई, अगर उसे डिप्रेशन हो रहा है तो वो म्यूजिक सुन लेगा, ठीक है, या उसे क्रोध आ रहा है तो वो कहीं शांत जगह पे जाके टहलने लगेगा। तो ये सारी चीजें कहां से आती है, सामवेगिक बुद्धि से आती है ना। आप समझते हैं कि भाई आप इस समय क्या है, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप ये चीजें करेंगे तो आपकी समस्या धीरे धीरे क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, आप उससे निकलने का रास्ता जो है वो ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता दोनों बढ़ती है। ठीक है, तो आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना, उस समस्या को अलग रख के, और साथ ही आप जो निर्णय सही ले पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा जो व्यक्ति होता है जब वो डिप्रेशन में होता है या जब वो परेशान होता है, समस्याओं से ग्रसित होता है, तो हमेशा गलत निर्णय ले लेता है, जिससे आगे भविष्य में उसको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर सामवेगिक बुद्धि है तो आप इन सब चीजों से बच जाएंगे। संवेगों का प्रबंधन, तो यह सबसे उन्नत घटक माना जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। तनाव हो गया, क्रोध हो गया, भय हो गया, निराशा हो गई, इन स्थितियों में भी वो संतुलित व्यवहार करता है। यानी व्यक्ति की जब सामवेगिक बुद्धि का विकास हो जाता है तो उसके समय कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, कितनी भी समस्याएं आए, चाहे वो तनाव के रूप में, क्रोध के रूप में, भय के रूप में, निराशा के रूप में, कभी भी वो परिस्थितियों से डरेगा नहीं, बल्कि संतुलन बनाकर रखेगा, उससे निकलने का प्रयास करेगा। साथ ही वह दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अच्छे सामाजिक संबंध बनाए रखता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। भाई अगर दूसरा भी कोई ऐसी परिस्थितियों में है तो उनसे भी क्या करेगा, वो बात व्यवहार के जरिए उस समस्या का हल निकालने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यही गुण क्या करता है भाई, नेतृत्व, सहयोग और प्रभावी संचार के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सामवेगिक बुद्धि इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे घर परिवार में हो, आप ऑफिस में हो, या देश की राजनीति में भाग लेते हो, देश के बारे में सोचते हो, तो यही जो गुण आपके होते हैं आपको सहयोग करते हैं कि आप एक सही निर्णय ले पाएं। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि सामवेगिक बुद्धि भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और सही दिशा में उपयोग करने की क्षमता, यह व्यक्ति की व्यक्तित्व, संबंधों और सफलताओं को मजबूत बनाती है। ठीक है, अगर आपके अंदर सामवेगिक बुद्धि का विकास हो जाता है तो एक व्यक्ति को क्या करती है, ये सफलता दिलाने में, मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए आज के समय में आईक्यू के साथ साथ आप देखेंगे ईक्यू का विकास भी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है मनुष्य के विकास के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सामवेगिक बुद्धि की योग्यता मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जो आपकी सामवेगिक बुद्धि है उसका योग्यता का क्या मॉडल है, ये आपको इस आंसर में बताना है। ठीक है, तो सामवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर आप बात करते हैं, का योग्यता जो मॉडल है वो मेयर सोल्वे और कारुसो द्वारा विकसित किया गया था। इस मॉडल के अनुसार सामवेगिक बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानता है, समझता है, उनका उचित उपयोग करता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये मॉडल क्या बोलता है, योग्यता मॉडल, कि भाई आप कोई भी परिस्थिति में हैं, खुद भी चाहे उस परिस्थिति में या दूसरा व्यक्ति भी उस परिस्थिति में है, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो भी भावनाएं हैं उनको पहचानेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो भी उसकी समस्या है उसको हल करने के लिए उचित रास्ता तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस मॉडल में आप देखेंगे भावनाओं को सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग मानता है। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, आप भावनाओं को सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे, ये योग्यता मॉडल जो है वो कहता है। ठीक है, तो योग्यता मॉडल की अगर हम व्याख्या करें तो इस मॉडल के अनुसार सामवेगिक बुद्धि का विकास क्रमिक रूप से होता है। यानी जो लोगों के अंदर सामवेगिक वृद्धि आती है वो एकदम से नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। व्यक्ति पहले भावनाओं को पहचानना सीखता है। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति पहले भावनाओं को भाई सीखेगा कि कौन कौन सी भावनाएं जो हैं किसी के अंदर आती हैं, फिर इसके बाद उनका सही उपयोग करेगा। तो जो भावनाएं आ रही हैं, ठीक है, उन भावनाओं को कैसे यूज करना है ये सीखेगा, और अंत में आप देखेंगे उनका प्रभावी प्रबंधन करना सीखता है कि भाई ये जो मेरे अंदर एबिलिटी आई है उसको मुझे किस तरह से यूज करना है, ठीक है ना, किस तरह से उसका प्रबंधन करना है, ये भी मनुष्य जो है सीखता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले क्या होता है, भावनाओं को पहचानना, उसके बाद उसका सही उपयोग करना, फिर उसका उचित प्रबंधन करना। ठीक है, तो इसलिए इसे चार शाखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, चार शाखा कहते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो शाखा आती है वो आती है सामवेगिक प्रत्यक्षण की। ठीक है ना, तो सामवेगिक प्रत्यक्षण क्या होता है, यह सबसे पहला और आधारभूत स्तर है।
इसमें व्यक्ति अपने तथा दूसरे के चेहरे के हाव भाव, आवाज, ठीक है, और व्यवहार से भावनाओं को पहचानने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है, वो देखता है भाई व्यक्ति के हाव भाव क्या हैं, ठीक है ना, उसके फेस के एक्सप्रेशन क्या है, वो उसका जो चेहरे का हाव भाव वो क्या दिखा रहा है, तो पता लग जाता है ना। आप किसी भी व्यक्ति को अगर देखेंगे, उसके चेहरे पर मायूसी दिख जाएगी, हंसी है तो दिख जाएगी, खुशी है तो दिख जाएगी, ठीक है, गम है तो दिख जाएगा, डिप्रेशन है तो कई बार दिख जाता है। तो इन सब चीजों को जो है क्या किया जाता है, पहले पहचाना जाता है। ठीक है, और या फिर कोई व्यक्ति जो होता है कई बार अपने व्यवहार से बता देता है। ठीक है ना, आपको पता ही है भाई कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो खुश है वो हंसेगा, मजाक करेगा, ठीक है, कोई दुखी है तो शांत बैठा रहेगा, ठीक है ना, कोई क्रोधित है तो गुस्सा करता रहेगा। तो ये आप समझ सकते हैं व्यवहार और हाव भाव से ही। तो यही आगे की सभी क्षमताओं का आधार बनती है। तो आप अगर व्यक्ति के हाव भाव, उसके विचार और उसके जो फेस का, चेहरे का जो हाव भाव है वो समझ जाते हैं, तो आप समझ जाते हैं व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। तो ये क्या होता है, ये सभी क्षमताओं का आधार होता है। तो इससे आप बहुत सारी चीजों को समझ जाते हैं। फिर आता है आपका सेकंड इसमें सांवेगिक स्वकार्य। तो इस स्तर पर व्यक्ति भावनाओं का उपयोग सोचने, सीखने, निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में करता है। ठीक है, अगर आप क्या है, आपको अगर भावनाओं पर कंट्रोल हो गया, भावनाओं को समझने लग गए, ठीक है ना, और उसका उपयोग करने लग गए, तो आप समझ सकेंगे ना भाई। अगर आप कोई भी चीज आपके मन में आ रही है तो आप उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है ना, अगर कुछ गलत है तो उसको सही करने के सीखेंगे, ठीक है, या कोई समस्या है तो सही टाइम पे निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होता है, जो भी समस्याएं होती है उनका समाधान हो जाता है। ठीक है, तो पहले चरण में क्या होता था, व्यक्ति क्या करता है, योग्यता मॉडल के द्वारा समझता है व्यक्ति के व्यवहार को, उसके हाव भाव को कि भाई क्या समस्याएं हैं, और उसके बाद क्या करता है, उन सब चीजों को सोचता है, समझता है, ठीक है, निर्णय लेता है ताकि समस्याओं का जो है हल निकाला जा सके। तो भावनाएं व्यक्ति की रचनात्मकता और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करती हैं। तो एक देखो, अगर व्यक्ति भावुक व्यक्ति है और भावनाओं को महत्व देता है, तो अगर अच्छी भावनाएं उसके अंदर आएंगी, ठीक है, तो वो अच्छे काम करेगा। ठीक है, यानी व्यक्ति क्या करेगा भाई, रचनात्मकता काम करेगा, एकाग्रता के साथ काम करेगा ना। अगर उसके अंदर अच्छी भावनाएं आ रही हैं, बुरी भावनाएं आएंगी तो उसके विरुद्ध काम करेगा। तो इसीलिए सांवेगिक बुद्धि जो होती है और उसका जो योग्यता मॉडल है, यही सिखाता है कि व्यक्ति को एकाग्र रखना है, समस्याओं को साइड करना है और उसके बाद रचनात्मक काम करने, ताकि उसकी एकाग्रता बढ़ सके। ठीक है ना, जो चीजें हैं उनको लेकर परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, कुछ अलग करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके भाई, जो भी समस्याएं या जो भी उसकी परेशानियां उनको साइड करके उस काम पे फोकस करेगा, तो उसका मन लगेगा, तो वो पुरानी चीजें जो भी है उनको भूलता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रचनात्मकता और एकाग्रता को बढ़ाती है जो आपकी योग्यता मॉडल है। सांवेगिक समझ, तो इस शाखा में व्यक्ति क्या करता है, तीसरी शाखा में विभिन्न भावनाओं के कारण उनके परिवर्तन तथा उनके आपसी संबंधों को समझता है। तो जो भी भावनाएं हैं उनमें क्यों परिवर्तन आ रहा है और किस तरह से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, या कोई भी जो भावनाएं हैं उसकी समझ है वो किस तरह से है, किस तरह से उसके संबंध है, इनको भी देखने का प्रयास करता है। तो वह यह जानता है कि कौन सी परिस्थितियों में कौन सी भावना उत्पन्न होती हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी अगर आपके अंदर सांवेगिक बुद्धि आ गई है, तो ये योग्यता मॉडल यही बताता है आपको कि आपके अंदर समझ उत्पन्न हो जाती है कि आप क्रोधित हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप डिप्रेशन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आप बहुत सारी समस्याओं से जुड़े हुए हैं तो उन समस्याओं से कैसे निकला जाए। तो सांवेगिक बुद्धि का जो योग्यता मॉडल है इस चरण में यही आपको जो है बताता है। ठीक है, तो सांवेगिक प्रबंधन, इसके बाद जो चौथी शाखा आती है आपकी सांवेगिक प्रबंधन की आती है। तो यह सबसे उच्च और जटिल स्तर है। इसमें व्यक्ति अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित और संतुलित करता है। ठीक है, अगर आपके अंदर अच्छा सांवेगिक बुद्धि का विकास हो चुका है, आपके अंदर समझ में आ चुकी है, तो योग्यता के इस जो अंतिम आप देखेंगे, ये जो शाखा है यानी सांवेगिक प्रबंधन, इसमें आप अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, साथ में नियंत्रित करना भी शुरू कर देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भी। ठीक है, तो वह तनाव, क्रोध, भय और निराशा जैसी परिस्थितियों में भी उचित व्यवहार करता है तथा अच्छे सामाजिक संबंध बनाए रखता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति अंदर से कितना भी दुखी है, तनावग्रस्त है, उसके हाव भाव आप देखेंगे वो निराशा से भरा हुआ है, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर सांवेगिक बुद्धि का विकास हो जाता है, वो चीजों को अच्छे से समझने लग जाता है, तो उसे पता रहता है भाई कि मुझे कहाँ कैसा व्यवहार करना है, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में हूं। तो आप देखेंगे उसका व्यवहार जो होगा हमेशा उचित रहेगा। अंदर से देखते हो ना, कई व्यक्ति जो होते हैं वो परेशान होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, लेकिन डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन आप बाहर देखेंगे उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। वो क्या करता है, अलग रखता है, उन सब चीजों को मैनेज करता है और समाज में सबके साथ हंसता खेलता है, ठीक है, बातें करता है।
तो वो अपनी जो भी समस्याओं को लोगों के सामने लेकर नहीं आता है। वो क्यों? क्योंकि भाई वो सांवेगिक बुद्धि का है, विकास हो चुका है उसके अंदर, उसको समझ है भाई कि अपनी जो समस्याओं को कहां सुलझाना है और अपनी जो सामाजिक लाइफ है उसको कहां सुलझाना है। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हैं वो हमेशा उचित व्यवहार करेगा और सामाजिक संबंध बनाकर रखेगा। ऐसा नहीं कि भाई उसको कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो उस समस्या को लेकर वो भाई घर परिवार यार दोस्तों इनसे क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा। नहीं, वो अपनी जो समस्या उनको अलग रखेगा, वहां पर क्या किस तरह से मुझे सुलझाना है वो बात करेगा। और जब वो समाज में आएगा, परिवार में आएगा, तब उस समय आप देखोगे वो अलग तरह का व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाई सांवेगिक बुद्धि का विकास हो चुका है, उसे समझ है कौन सा व्यवहार कहां पर करना है। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, अतः योग्यता मॉडल के अनुसार सांवेगिक बुद्धि एक विकसित की जा सकने वाली मानसिक क्षमता है। ठीक है, तो योग्यता मॉडल यही बताता है कि भाई अगर आपके अंदर सांवेगिक बुद्धि का विकास हो जाता है तो जो आपकी मानसिक क्षमता है वो बढ़ जाती है। आप चीजों को बेहतर तरीके से सोचने लगते हैं, आप भावनाओं की पहचान, समझ, उचित उपयोग और प्रबंधन व्यक्ति, सामाजिक तथा व्यावसायिक जीवन को अत्यधिक सफल और संतुलित बनाते हैं। तो आप भाई समझ चुके हैं इस चीज को, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो सांवेगिक बुद्धि है वो क्या करेगी, अपनी समस्याओं को अलग रखेगी और घर परिवार और समाज में अलग रहेगा वो व्यक्ति। तो इससे क्या होता है, उसका एक संतुलन बन जाता है और व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अच्छे निर्णय ले पाता है और सही व्यवहार कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है मुखरता का अर्थ बताइए और इसको विकसित करने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें बताना है मुखरता क्या होती है और उसके बाद इसको अगर विकसित करना है तो कौन कौन सी रणनीतियां आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मुखरता का क्या अर्थ है, तो मुखरता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को ईमानदारी तथा स्पष्टता से व्यक्त करता है। तो मुखरता का मतलब ये है भाई व्यक्ति के अंदर क्या भावनाएं हैं उसको वो कितने स्पष्ट रूप से रख पा रहा है, कितनी ईमानदारी के साथ। तो मुखर व्यक्ति जो होता है ना तो अपनी बात दबाता है और ना ही दूसरों को अपनी इच्छा थोपता है। ठीक है, तो मुखर व्यक्ति की विशेषता होती है भाई जो भी उसकी समस्याएं हैं या जो भी उसकी बातें हैं उनको वो कभी भी दबाएगा नहीं, बल्कि वो सबके सामने रखेगा और दूसरों पर जो है वो कभी भी अपनी इच्छाएं नहीं थोपता। वह आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता है, उचित निर्णय लेता है। तो भाई कोई भी समस्या है या कोई भी उसकी भावना है वो सबके सामने रख देगा और क्या निर्णय लेना है वो भी उचित निर्णय लेगा तथा अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए दूसरों के अधिकारों को भी सम्मान करता है। इससे आत्मसम्मान बढ़ता है और संबंध अधिक सकारात्मक होते हैं। ठीक है, तो अपनी जो बात है वो रख देगा, ठीक है ना, और उसका जो आप कह सकते हैं भाई जो उसकी जो बात होगी वो दूसरों को परेशान नहीं करेगी या दूसरों को हर्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो उसके भी आत्मसम्मान और उसके अधिकारों की भी रक्षा करेगा। ठीक है, लेकिन अपनी बात जो होगी वो बोल देगा। तो इससे क्या होता है भाई संबंध भी अच्छे होते हैं, ठीक है ना, और आत्मसम्मान भी बना रहता है और व्यक्ति सकारात्मक भी रहता है कि भाई अपनी बात भी बोल जाता है और दूसरों के लिए बुरा भी नहीं बनता। ठीक है, तो इसलिए मुखरता जो है वो जरूरी होती है। मुखरता को विकसित करने की रणनीतियां क्या है, तो देखिए सबसे पहले आत्म जागरूकता विकसित करें। अगर मुखर व्यक्ति बनना है आपको तो आपको अपनी भावनाओं, विचारों और आवश्यकताओं को पहचाने तथा समझें कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है भाई मुखर व्यक्ति के लिए कि सबसे पहले उसे समझना पड़ेगा उसकी भावनाएं क्या हैं, उसके विचार क्या हैं, ठीक है ना, और क्या आवश्यकता है इसकी सबके सामने रखने की, इस बात की। तो ये जरूरी हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और बिना झिझक अपनी बात रखने का अभ्यास करें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई अपनी क्षमताओं को जो है वो विकसित करना पड़ेगा कि आप जो भी चीजें कह रहे हैं, जो भी चीजें बोलना चाह रहे हैं वो हैं बिल्कुल सही। ठीक है, आप जो हैं वो सही हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा भाई सबसे पहले आपको अपनी बात को बेझिझक रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो बार बार भाई अभ्यास करना पड़ेगा ना। कई व्यक्ति ये भी होते हैं कि भाई कि वो अपनी बातों को जो है वो मन में दबा के रखते हैं, दूसरों को नहीं बता पाते। तो इससे क्या होती है, समस्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि आप भाई किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ सोच रहे हैं लेकिन उसको बताना नहीं चाह रहे हैं, तो आपकी और उस व्यक्ति के बीच में कई बार संबंध जो होते हैं वो खराब भी हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई आप अपने क्षमताओं पर विश्वास रखें, कोई भी बात है वो तो दूसरों को बेझिझक बताएं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्पष्ट एवं सम्मानजनक संवाद करें। यानी जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो सरल, विनम्र और सीधे शब्दों में अपनी बात कहें, कठोर या अपमानजनक भाषा से बचें। ठीक है, तो यानी आप भाई दुखी हैं, आप अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं, किस कारण आप दुखी हैं, तो आप जाएं भाई सीधा उससे क्रोधित होकर, ठीक है ना, गलत भाषाओं का उपयोग करके उससे बात करेंगे तो ये चीज सही नहीं होती। ठीक है, हाँ अपनी बात को रखें, बिल्कुल सीधे शब्दों में रखें भाई, आपको जो भी गिला या शिकायत है, लेकिन याद रखें कि भाई भाषा जो होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए। ठीक है, और सीधे शब्दों में होनी चाहिए ताकि आप किसी का अपमान ना करें। ठीक है, तो ये भी चीज जरूरी होती है।
ना कहना सीखे। जब कोई कार्य आपकी क्षमता या इच्छा के विरुद्ध हो तो विनम्रता से मना करना सीखें। तो सबसे बड़ी बात यह भी है भाई, मुखर व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा जो भी गलत चीज है या उसकी क्षमता के अलग है उसको वो ना कहेगा। ठीक है भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि भाई कोई व्यक्ति आपसे कहता है आप वो काम नहीं कर सकते, आप उस काम को ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, यार इस काम को कैसे करूंगा, मैंने ले तो लिया ही है और वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो इससे समस्याएं क्या होती हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई उसी टाइम आप उसको ना कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सक्रिय रूप से सुने। ठीक है, तो दूसरों की बात ध्यान से सुने और उनके विचारों का सम्मान करें, इससे बेहतर संवाद स्थापित होता है। तो पहले भाई दूसरों की बात सुननी चाहिए कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है, ठीक है, उसके भाव क्या हैं। तो उसको आप अगर अच्छे से सुनेंगे समझेंगे तभी आप अपनी बात को भी अच्छे से रख पाएंगे। ठीक है, तो सुनना भी बहुत जरूरी है मुखरता के लिए। नियमित अभ्यास करें, तो दैनिक जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में अपनी बात रखने का अभ्यास करें, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो मुखर व्यक्ति को भाई नियमित ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है ना, कई बार हम क्या होते हैं भाई हिचकिचाते हैं, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स से बात करने या अपने कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो कई चीजों में हम क्या करते हैं भाई हिचकिचाते हैं कि ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है भाई कि आप छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। ठीक है ना, जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप कहते रहेंगे तो बाद में आप बड़ी बातों को भी आसानी से कह पाएंगे, क्योंकि आपको अभ्यास हो जाएगा बात रखने का। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। सकारात्मक सोच अपनाएं, तो आलोचना या असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने का अवसर समझें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है ना, तो आपकी कई बार आलोचना होती है, आपको असफलताएं मिलती है, तो आप उससे निराश हो जाते हैं, तो ये गलत चीज है। ठीक है ना, एक मुखर व्यक्ति क्या करेगा भाई, अपनी आलोचना को भी सुनेगा। ठीक है ना, अगर कोई काम उसने किया वो असफल हो गया उसको भी देखेगा, उसके बारे में सोचेगा भाई क्यों ये सब चीजें हो रही हैं, और फिर उन समस्याओं को समझने के बाद उसको ठीक करने का प्रयास करेगा। तो एक मुखर व्यक्ति ये काम जरूर करता है। ठीक है ना, हर एक चीज को क्या करता है वो भाई सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाता है, चाहे वो उसकी आलोचना हो चाहे उसकी असफलता हो। ठीक है, तो ये भी एक मुखर व्यक्ति में जरूर चीजें होनी चाहिए। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं मुखरता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण जीवन कौशल है ये, जो व्यक्ति को आत्मविश्वासी प्रभावी बनाता है। नियमित अभ्यास, आत्म जागरूकता और सम्मानजनक संवाद से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो जिससे जीवन में आपको सफलता और बेहतर संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है, तो अगर एक मुखर व्यक्ति हैं, आपको मुखर से संबंधित सारी चीजें आप समझ जाते हैं, उनको अपने व्यवहार में लाते हैं, तो आप सफल भी बनेंगे और आपके सामाजिक संबंध जो होंगे वो भी मजबूत होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका आत्म सिद्धि का अर्थ और महत्व बताइए। ठीक है, तो आत्म सिद्धि क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, महत्व है, ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखिए आत्म सिद्धि का अर्थ है व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और प्रतिभाओं का पूर्ण विकास करना। ठीक है, तो एक व्यक्ति के अंदर जो भी उसकी क्षमता है, योग्यता है, जो प्रतिभा है, वो उन पर काम करता है, उनका और अच्छे से विकास करता है और अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो अपने जीवन में उसने जो भी लक्ष्य बनाए हुए हैं उनको वो आसानी से प्राप्त करता है। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्ले मैस्लो ने आत्म सिद्धि को मानव आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सर्वोच्च स्तर माना है। तो ये मानते हैं भाई कि जो आत्म सिद्धि है वो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उसको अपना विकास करना है। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तब वह आत्म सिद्धि की ओर अग्रसर होता है, यानी जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसने जब वो पूरी कर ली तब वो आत्म सिद्धि की तरफ आगे बढ़ता है। तो आत्म सिद्धि का अर्थ पहले समझते हैं क्या होता है। तो आत्म सिद्धि का अर्थ है अपनी आंतरिक क्षमताओं, यानी हर एक व्यक्ति के अंदर आंतरिक क्षमताएं होती हैं, उनको समझना। ठीक है, आंतरिक क्षमताओं, प्रतिभाओं और संभावनाओं का पूर्ण विकास करना। तो हर एक व्यक्ति के अंदर भाई कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं, कुछ ना कुछ प्रतिभा होती हैं, ठीक है ना, या कुछ ना कुछ उसकी जो संभावनाएं होती है जिनको वो सोचता है, तो उनको अच्छे से पहले विकसित करना चाहिए। ठीक है, तथा जीवन में अपनी सर्वोच्च योग्यता तक पहुंचना, कि भाई जो उसकी क्षमताएं हैं उसको वो सर्वोच्च स्तर तक ले जाए। ठीक है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति है भाई, वो सोचता है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं, तो उसके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं। तो जब ये वो पूरे आप देखेंगे जिस क्षेत्र में रह रहा है या पूरे देश की बात कर लो आप, जब एक व्यक्ति अपना टॉप लेवल पहुंच जाता है, यानी एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है, तब आप कह सकते हैं ना उसने अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभाओं को पहचाना, उस पर काम किया, फिर वो सबसे सर्वोच्च पद पर एक अच्छा बिजनेसमैन, स्टैब्लिश बिजनेसमैन बन गया है, तब आप कह सकते हैं वो व्यक्ति जो है वो आत्मसिद्धि तक पहुंच गया।
यह व्यक्ति को अपनी वास्तविक पहचान और उद्देश्य को समझने में सहायता करती है। ठीक है, तो आत्मसिद्धि क्या करती है भाई कि आप कौन हैं, ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ये आत्मसिद्धि के जरिए ही आपको समझ में चीजें आती हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहायक है। तो आत्मसिद्धि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के विकास के लिए जो भी जरूरी चीजें, चाहे वो शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक या भावनात्मक विकास हो गया, उसके लिए जो आत्मसिद्धि सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे उसका व्यक्तित्व संतुलित और परिपक्व बनता है। तो इससे क्या होगा भाई, व्यक्ति जो होगा वो संतुलित होगा, उसे पता रहेगा भाई उसे क्या काम करना है। ठीक है ना, और धीरे धीरे काम करते करते वो क्या होगा, परिपक्व हो जाएगा, उसे पता है भाई क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, आत्म जागरूकता का विकास। तो आत्म सिद्धि व्यक्ति अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर आत्म जागरूकता आ जाती है तो आपको पता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, किससे आपको फायदा है, किससे आपको नुकसान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे आती है भाई, ये करने से आती है ना। परिपक्व बनता है एक व्यक्ति तो हर एक चीज को अच्छे से समझ लेता है। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत सारी मेहनत करी होती है, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें उसने देखी होती है, तो वो चीजों को और बेहतर चीजों से समझ जाता है। वह स्वयं का सही मूल्यांकन करता है और निरंतर स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आत्म जागरूकता आप सिद्धि क्या करती है, एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाती है। वो समझता है कि भाई उसने क्या गलतियां करी हैं, फिर वो गलतियों से सीखता है, फिर उन गलतियों को हटाकर वो फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इससे क्या आता है कि वो अपने स्वयं का मूल्यांकन करता रहता है हमेशा कि भाई मैंने कौन सी गलतियां करी हैं, आगे ये गलती नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति हमेशा निरंतर जो है वो आगे बढ़ता है, बेहतर बनता है। आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि। तो आत्मसिद्धि व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाती है तथा अपने कार्यों और उपलब्धियों से संतुष्टि का अनुभव कराती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति अगर क्या है भाई, उसको पता है कि मुझे सब चीजें कैसे करनी है, ठीक है ना, क्या मैं करूंगा तो सही रहेगा, क्या करूंगा गलत रहेगा, तो उसके अंदर क्या आती है भाई, आत्मशुद्धि हो जाती है। जब आत्मसिद्धि आ जाती है, जब आत्मसिद्धि आ जाती है तो उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कई बार, जो एक ताकतवर टीम होती है और एक कमजोर टीम होती है, तो हमेशा देखो सेम खिलाड़ी होते हैं, सेम खेल होता है, सेम रूल होते हैं, लेकिन जो टॉप की टीम होती है वो हमेशा टॉपर बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि भाई उसने आत्मसिद्धि प्राप्त कर ली होती है, उसे पता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहता है कि भाई हम इसमें परफेक्ट हैं, हम हमेशा इसमें जीतते हैं, इसमें जीतेंगे ही। वहीं दूसरी जो टीम होती है वो कमजोर टीम होती है, और कमजोर टीम को हमेशा ये विश्वास रहता है कि भाई ये बड़ी टीम है, ठीक है ना, इसके खिलाड़ी अच्छे हैं, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये जीत जाएंगे। तो इससे क्या होता है भाई, जो बड़ी टीम हमेशा जीत जाती है, क्योंकि दोनों के मन के अंदर जो होता है यही आत्मसिद्धि, इनकी आत्मसिद्धि ये कि हम जीत जाएंगे, उनकी आत्मसिद्धि भाई बड़ी टीम है, हम हरा नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से हमेशा आप देखेंगे बड़ी टीमें जीतती हैं, छोटी टीमें हार जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं भाई आत्मविश्वास जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इससे जीवन में सकारात्मक सोच विकसित होती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी भाई, आप हमेशा क्लास में फर्स्ट आते हैं, ठीक है, तो आप क्यों फर्स्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना भाई कि मुझे किस तरह से पढ़ना है, बाकी सब किस तरह से पढ़ते हैं और मैं किस तरह से पढ़ता हूं, मैं इस तरह से पढ़ूंगा तो ज्यादा बेटर काम कर पाऊंगा। तो ये आपको कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है भाई, प्रैक्टिस से आता है, और आपने क्या होता है, सबका आकलन किया होता है और अपने आप को बेस्ट बनाया होता है। तो इसीलिए आप हमेशा फर्स्ट ही आएंगे, क्योंकि आपकी सकारात्मक सोच जो है वो विकसित हो चुकी है, आपको पता है काम कैसे करना है और रिजल्ट कैसे आएगा। ठीक है, तो आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि भी इसके प्रमुख कारण हैं। जीवन में सफलता और रचनात्मकता। आत्मसिद्धि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तो जिसके अंदर आत्मसिद्धि आ गई भाई, उसे पता है क्या करना है, तो हमेशा निरंतर प्रयास करता रहेगा भाई किस तरह से मुझे अपनी सफलता को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्यों को देखना है। वह रचनात्मक सोच विकसित करता है और अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग करता है। तो वो रचनात्मक कार्य करेगा, वो देखेगा भाई कि किन चीजों से मुझे फायदा हो रहा है, नई नई चीजें सीखेगा, ठीक है ना, अपना दिमाग लगाएगा, नई क्रिएटिव आइडिया लेकर आएगा और बेहतर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास होता ही है, तो वो जो भी काम करेगा उसे पता है भाई क्या सही, क्योंकि उसने भाई नाकामयाबी भी तो पीछे देखी हुई है ना, तो उसे पता है भाई कि किस तरह से वो और बेटर कर सकता है, ठीक है ना, और किस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति का जो है हमेशा आप देखेंगे सर्वोत्तम विकास होगा, वो अपनी प्रतिभा का भी जो है वो सर्वोत्तम उपयोग करेगा। समाज के प्रति योगदान। तो आत्मसिद्धि व्यक्ति केवल अपने विकास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज के कल्याण, सहयोग और मानव सेवा में भी वो महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ऐसा नहीं वो खुद का विकास कर रहा, तो समाज के लिए भी काम करता है, तो समाज के प्रति भी उसका योगदान होता है। तो आप कह सकते हैं निष्कर्ष में, आत्मसिद्धि व्यक्ति विकास का सर्वोच्च स्तर है। तो अगर आत्मसिद्धि आ गई तो आप विकास के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इससे बेटर कोई चीज होती नहीं है। यह व्यक्ति को अपनी वास्तविक क्षमता पूर्ण उपयोग करने,
आत्मसंतुष्टि प्रदान करने, समाज के लिए उपयोगी बनने की प्रेरणा देती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास के माध्यम से आत्म सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आत्म सिद्धि कैसे मिलेगी? जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, निरंतर प्रयास करेंगे और आपके अंदर आत्म जागरूकता होगी, तभी आप आत्म सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, आत्ममान का अर्थ महत्व समझाइए और आत्ममान विकसित करने के लिए रणनीतियों को सुझाइए। ठीक है, तो इसमें आत्ममान का अर्थ बताना है और इसको विकसित करने के क्या तरीके हैं ये बताना है। तो देखिए आत्ममान क्या है? तो आत्ममान का अर्थ है स्वयं के प्रति सम्मान और स्वीकृति की भावना रखना। ठीक है, तो आत्ममान का मतलब भाई मैं खुद जो हूं काबिल हूं, ठीक है, मैं खुद जो हूं सम्मानित हूं और मैं खुद जो है सारे काम कर सकता हूं, मुझे पता है कि भाई कैसे करना है। तो ये क्या होता है? आपका आत्ममान होता है। तो आत्ममान वाला व्यक्ति अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमियों को भी स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका ये भी एक गुण होता है भाई आत्ममान वाले का कि भाई मैं स्वयं अच्छा हूं, मैं अच्छे काम कर सकता हूं, ठीक है, और मैं अच्छा काम करूंगा। ये तो भाई उसका क्या है? आत्ममान है। लेकिन साथ में साथ वो ये भी चीजें देखता है कि भाई उसके अंदर क्या कमियां हैं, कि मेरे अंदर ये कमियां, इन कमियों को मैं कैसे दूर करूं, ठीक है, किस तरह से अपनी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करूं और उसके बाद और एक बेहतर इंसान बन सकूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आत्ममान के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। व्यक्ति दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है तथा अपने जीवन का सही मूल्यांकन करता है। तो कभी किसी से, देखो एक आत्ममान वाला व्यक्ति जो होगा वो कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करेगा, वो अपने अंदर ही अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को खोज लेता है और जो बुराइयां होती हैं उनको साइड करके और उनके प्रति जो है भाई अलग व्यवहार करता है कि भाई ये मेरी बुराइयां, इनको मुझे साइड करना और ये मेरी अच्छाइयां, इनको मुझे आगे लेकर जाना है। तो वो हमेशा आप देखेंगे विकास करेगा, क्योंकि उसने क्या किया भाई? अपने सही और गलत का मूल्यांकन किया है। तो आत्ममान बाहरी परिस्थितियां, धन, जाति, आयु या सामाजिक स्थिर पर निर्भर नहीं करता। तो आत्ममान ये नहीं है आप कोई बाहरी परिस्थितियां आपको आपके आत्ममान को नहीं बढ़ाती हैं, ठीक है, या धन, जाति या आयु या सामाजिक स्थिति भी जो आपके आत्ममान को नहीं बढ़ाती, वो आपके अंदर स्वयं है, आपको स्वयं उस चीज को आगे लाना होता है। बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति स्वयं को कितना सम्मान देता है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को कितना सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, आप सही करते हैं तो आप अंदर से आपको एक अच्छी अनुभूति होगी ना भाई, कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने आप को कहेंगे भाई आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब आप गलत काम करेंगे तो आपका जो मन होता है वो खुद ही कहता है भाई आज मैंने ये गलत काम किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक जगह जब आप अच्छा काम करेंगे, आपका मन अच्छा होगा तो आप अपने आप को आत्मसम्मानित महसूस करेंगे। लेकिन जब आप गलत काम करेंगे तो आपका मन ही जो है आपको सम्मान नहीं देगा। तो इसलिए आत्ममान जो होता है एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो सही करे। तो आत्ममान का महत्व, तो आत्ममान व्यक्ति में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करता है। ठीक है, यानी आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप दूसरों को भी भलाई कर रहे हैं और साथ में अपना भी विकास कर रहे हैं, तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच आपकी विकसित होती रहेगी। ठीक है, यह मानसिक तनाव को कम करता है तथा जीवन में संतोष और सुखी भावना को बढ़ाता है। तो इससे क्या होगा भाई? आपके अंदर तनाव कम होगा, आप खुश रहेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उच्च आत्ममान वाला व्यक्ति बेहतर निर्णय लेता है, चुनौतियों का पूर्वक सामना करता है और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है। तो आत्ममान वाला व्यक्ति क्या रहेगा भाई? कभी वो निराश नहीं होगा, वो कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी समस्याएं आए, वो हमेशा वो अपने आत्मबल के मन से कि भाई मैंने हमेशा अच्छा किया है, मेरे लिए भी अच्छा ही होगा, कैसी भी समस्याएं आ रही, इन समस्याओं से मैं आगे निकल जाऊंगा, ऐसी उसकी सोच बनी रहती है। तो वो कभी भी असफलताओं से घबराएगा नहीं, बल्कि उनको हटाकर या उनसे सीख कर वो आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही आत्ममान प्रभावी संचार, व्यवस्था, संबंध तथा व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो भाई देखिए आत्ममान अगर आपके अंदर है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके जो संबंध है वो हमेशा अच्छे रहेंगे सबसे। ठीक है, समाज में भी अच्छे रहेंगे, परिवार में भी अच्छे रहेंगे और प्लस में आप देखेंगे जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई? आपको हमेशा सफलता मिलेगी हर जगह, चाहे आप घर परिवार में देखेंगे आप एक अच्छे इंसान रहेंगे, समाज में एक अच्छे इंसान रहेंगे, ठीक है ना, ऑफिस में एक अच्छे कार्यकर्ता रहेंगे। तो आत्ममान क्या करता है भाई? आपको और बेहतर इंसान बनाता है। आत्ममान विकसित करने की रणनीतियां क्या है? तो सबसे पहले क्या करना है भाई? आपको आत्म जागरूकता बनानी है, यानी अपनी शक्ति और कमजोरियों को सबसे पहले पहचानना है कि भाई आपकी क्या शक्ति है, क्या कमजोरियां हैं। शक्तियों को आगे लेके जाना है, कमजोरियों को हटाना है। स्वयं को स्वीकार करें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। तो हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं, उनमें सुधार करें। आत्मविश्वास विकसित करें, तो छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने
पर विश्वास बढ़ाएं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति होता है भाई, वो एक बड़ा लक्ष्य तय कर लेता है, भाई मैं इस काम को करूंगा, ठीक है, और जब वो उस काम करने को जाता है तो भाई वो काम जो होता है कठिन होता है, तो वो कुछ दिन के प्रयासों में थक जाता है और फिर उस काम को छोड़ देता है, तो ये गलत चीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं भाई, छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, भाई पहले मैं ए काम करूंगा, फिर बी करूंगा, फिर सी करूंगा, फिर उसके बाद जो निर्धारित लक्ष्य उसको प्राप्त करूंगा, तो इससे क्या होता है, स्टेप छोटे हो जाते हैं और काम करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई आपको थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो आप फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पे तो जा नहीं सकते ना, पहले आपको सेकंड पे जाना पड़ेगा, तभी तो आप थर्ड पे जाएंगे। तो ये काम क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, यानी स्टेप लेके आप काम करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। सकारात्मक सोच अपनाएं, तो नकारात्मक विचारों से बचे और अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें। तो भाई कोई भी काम करते हैं, विफलताएं आती हैं, तो कभी विफलताओं को लेकर हमेशा परेशान नहीं होना चाहिए। सोच सकारात्मक रखेंगे भाई, आगे और बेहतर होगा। आत्मनियंत्रण रखें, अपनी भावनाओं और व्यवहार को संतुलित करें। तो भाई भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, व्यवहारों में कमी नहीं आनी चाहिए, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है, नियंत्रण रखना है। परिवार और शिक्षकों का सहयोग लें, तो सकारात्मक वातावरण और प्रोत्साहन आत्ममान को और मजबूत करता है। ठीक है, तो भाई अगर आप समस्याओं से ग्रसित हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है भाई, कि आप ऐसे सकारात्मक वातावरण में जाए जो आपको क्या करे भाई, पॉजिटिव एनर्जी दे, जो आपको विश्वास दिलाए कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोत्साहन वाले व्यक्तियों के पास जाएं। ठीक है, चाहे आपका परिवार हो गए, चाहे आपके शिक्षक हो गए, आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे, तो आपके अंदर आत्मसम्मान और ज्यादा बढ़ेगा और आप और बेहतर काम कर पाएंगे। ठीक है, निरंतर अभ्यास करें, तो नई बातों को सीखें, अपनी क्षमताओं का विकास करें, स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो निष्कर्ष में आप कह सकते हैं, आत्मान व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आधार है। आत्मविश्वास हो गया, मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो भाई अगर आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी तो सफलता आपको अपने आप मिलने लगेंगी। तो आत्म जागरूक, आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास तथा सकारात्मक वातावरण के माध्यम से आत्ममान प्रभावी रूप से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सांवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस में सुधार करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। तो सांवेगिक बुद्धि विकास के लिए आप कौन कौन सी रणनीतियां अपना सकते हैं। तो सांवेगिक बुद्धि वह क्षमता है, आपको पता ही चल चुका होगा, अब तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दूसरों की भावनाओं को पहचानता, समझता, नियंत्रित करता तथा उनका उचित उपयोग करता है। ठीक है, तो सांवेगिक बुद्धि यही है भाई, कि अपनी क्षमताओं का भी विकास करना, दूसरों की भी क्षमताओं का विकास करना, अच्छा व्यवहार करना, नियंत्रित करना सबको। तो यह अच्छे संबंध, मानसिक संतुलन और जीवन सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है तथा अभ्यास से विकसित की जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर सांवेगिक बुद्धि है तो भाई आप हर एक काम अच्छे से कर पाएंगे ना। ठीक है, मानसिक संतुलन बना पाएंगे, जीवन में सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे। और जो आपकी सांवेगिक बुद्धि होती है भाई, वो एकदम से नहीं आती, वो धीरे धीरे प्रयासों से आती है। आप चीजों को सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, तब इसका जो है विकास होता है। तो सांवेगिक बुद्धि में सुधार करने की रणनीतियां क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आत्म जागरूकता विकसित करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें, जाने की कौन सी परिस्थितियां आपको क्रोधित, दुखी, प्रसन्न करती हैं तथा उनका आपके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आत्म जागरूकता विकसित करना बहुत जरूरी है। फिर आप खुद जाने ना कि आपको कौन सी चीजें परेशान कर रही हैं। ठीक है ना, आप किन चीजों से दुखी हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन सी चीजें आपकी भावनाओं को आहित करती हैं, और किस तरह से ये भी जो भी आपका क्रोध है, दुख है या प्रसन्नता है, ठीक है ना, इसके पीछे क्या कारण है, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। और उसके बाद ये भी समझना पड़ेगा भाई इनका प्रभाव आप पर क्या पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि आप भाई क्रोध कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, क्रोध करने से क्या होगा, कभी कोई चीज सही नहीं होती, हमेशा गलत होंगी। ठीक है, तो गलत ही प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर भी और समाज के ऊपर भी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ती है। सेकंड देखते हैं, अगला जो है आपका वो है स्वयं का सही मूल्यांकन करें। ठीक है, तो आपको अपना मूल्यांकन जो है वो बिल्कुल सही करना है। तो अपनी शक्तियां, कमजोरियां, रुचियां और सीमाओं को ईमानदारी से आकलन करें। ठीक है, आपकी शक्तियां क्या हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं, कहां पर आपको समस्याएं आ रही हैं, इन सब चीजों को आप ईमानदारी से पहले समझें कि भाई समस्याएं कहां हैं। तो इससे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सुधार के क्षेत्रों की पहचान होती है। ठीक है, अगर आपको पता लग जाएगा भाई आपकी क्या कमजोरी है, तो आप क्या करेंगे, उन कमजोरियों पर काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो कम होंगी। ठीक है ना, सुधार आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, जरूरी है कि भाई आप स्वयं का पहले सही मूल्यांकन करें। प्रभावी एवं मुखर संचार अपनाएं। ठीक है, प्रभावी एवं मुखर संचार भी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी भावनाओं और विचारों को शांत, स्पष्ट और सम्मानजनक
तरीके से व्यक्त करें। ठीक है, तो आपकी जो भी भावनाएं हैं, ठीक है ना, आप जो भी चीजें कहना चाहते हैं, जो भी आपके विचार हैं, तो पहले आप क्या करें भाई, शांति पूर्व तरीके से उसको रखें। ठीक है, और सम्मानजनक तरीके से लोगों को बताएं, तभी तो उस समस्या का आप हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने भावनाओं और विचारों को सही से प्रस्तुत नहीं किया, गलत व्यवहार के तहत प्रस्तुत किया, तो उसका और ज्यादा जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही दूसरों की बात ध्यान से सुने और उनकी भावनाओं का भी सम्मान करें। ठीक है, तो अपनी बातों को भी आपको शांत और सही तरीके से रखना है, दूसरों की बातों को भी सही तरीके से सुनना है। ठीक है ना, तभी क्या होगा, एक अच्छा संवाद होगा, तभी जो समस्याओं को आप हल ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रभावी एवं मुखर संचार भी जरूरी होता है। सकारात्मक सोच विकसित करें, तो नकारात्मक विचारों, अत्यधिक चिंता और ओवर थिंकिंग से बचें। ठीक है, तो समस्याएं कहां आती हैं, जब भाई आप नकारात्मक विचार रखेंगे, यानी कब हमेशा आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, आपके जब मन में वही चीज चल रही है तो भाई होगी भी। तो अत्यधिक चिंता और ओवर थिंकिंग से बचे, तो ज्यादा सोचेंगे तो भी समस्याएं हैं ना, अगर आप कोई चीज ज्यादा सोच लेते हैं तो आपको डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर गलत फैसले ले लेते हैं। तो समस्याओं पर नहीं बल्कि उनके समाधान पर ध्यान दे। तो कभी भी आपके अंदर समस्या, आपके पास समस्याएं हैं, तो ये ना सोचे भाई ये समस्या है मेरी, बल्कि ये सोचें कि इन समस्याओं का आप समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तो परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। तो कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी विफलता आ रही है, तो ये ना सोचे यार मैं विफल हो गया, अभी चीज नहीं कर पाऊंगा। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पर कमी रह गई है, ये अगर मैं दूर कर लूं तो अगली बार सफल हो जाऊंगा। तो ये क्या होता है, ज्यादा बेटर तरीका होता है। माइंडफुलनेस, सचेतता का अभ्यास करें, यानी ध्यान रखें, गहरी सांस लेना, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना तनाव को कम करता है तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। तो आप देखते हैं भाई कई बार व्यक्ति को एकदम से गुस्सा आ जाता है, वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, तो उस समय क्या होता है भाई, उसका जो रक्त संचार होता है वो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है ना, वो आदमी सोच नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या होता है भाई कि वो गलत व्यवहार कर देता है। तो आपको क्या करना, मान लो आपको तनाव है, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करें, लंबी सांसें लें। ठीक है, सांसें लें, छोड़ें, लें, छोड़ें, तो इससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो संतुलित होता है और फिर जो आपका मन थोड़ा शांत होता है, तो इससे आप जो होते हैं गलत व्यवहार से बच जाते हैं। ठीक है, तो तनाव को कम करना चाहिए, हमेशा भावनाओं को नियंत्रित में रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं भाई, वेग में आकर और गलत चीजें कर देते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना, सचेतता बहुत जरूरी है। लचीलापन विकसित करें, असफलताओं और कठिन परिस्थितियों से घबराने के बजाय उनसे सीखें। तो बहुत सारी भाई असफलताएं आती हैं, कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो धैर्य बहुत जरूरी है, तो हर एक काम के लिए धैर्य जरूरी होता है, हर काम जो होता है वो टाइम मांगता है, हर सफलता जो होती है वो टाइम मांगती है, तो धैर्य रखना जरूरी है। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा तो आप कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेंगे। लेकिन जब आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं रहेगा, पहले ही सोच लेंगे भाई ये काम नहीं होगा, तो आप सरल से सरल काम भी नहीं ढंग से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, चाहे कोई काम हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, लेकिन थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए कि भाई मैं इसे कर लूंगा। ठीक है, समस्या समाधान और तनाव प्रबंधन सीखें, तो तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहकर सोचें, उचित निर्णय लें तथा समय प्रबंधन और प्रभावी समाधान अपनाएं। ठीक है ना, कितनी भी परिस्थितियां जटिल हो जाएं, कितनी भी तनावपूर्ण परिस्थितियां आ जाएं, तो व्यक्ति को हमेशा शांत मन से सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब व्यक्ति ज्यादा तनावपूर्ण होता है तो कई बार नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो उससे वो गलत चीजें भी सोच लेता है, जिसका भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए भाई, शांत रहना है, सोचना है, उचित निर्णय लेना है और साथ में समय प्रबंधन की, भाई हर एक कामयाबी जो होती है वो समय मांगती है, तो आपको समय का सही से प्रबंधन करना सीखना पड़ेगा, तभी जो है आप सही समाधान निकाल पाएंगे। ठीक है ना, और चीजों को और अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, भावनात्मक संतुलन बना रहता है कि आप भाई भावनाओं में बहते नहीं है। ठीक है ना, आपको क्रोध आ रहा है तो आप शांत हैं। ठीक है ना, आपकी जो है सफलताएं नहीं मिल रही है तो भी आप शांत हैं। ठीक है ना, और कठिन परिस्थितियां हैं तो भी आप शांत हैं, लेकिन उस शांति में आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई इन परिस्थितियों से कैसे निकला जाए, ना कि ये कि भाई मैं इससे निकल ही नहीं सकता, डिप्रेशन में चले जाऊं। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है चीजें, तो समस्या समाधान और तनाव प्रबंधन जरूर सीखें। तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति के व्यक्तित्व और सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। तो जब तक आपके अंदर सांवेगिक बुद्धि का विकास नहीं होगा, तब तक आपका व्यक्तित्व नहीं बढ़ेगा, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच, प्रभावी संचार, माइंडफुलनेस,
लचीलापन तथा तनाव प्रबंधन जैसी रणनीतियों के नियमित अभ्यास करने चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपकी जो सांवेगिक बुद्धि है वो प्रभावी रूप से विकसित हो जाती है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन अधिक सफल और संतुलित होता है। तो इन सब चीजों का विकास कर लिया तो आप समाज में भी सफल होंगे, घर परिवार में भी सफल होंगे और जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां भी सफल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है सांवेगिक बुद्धि के विशेषक और जेनोस मॉडल पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये दो मॉडल हैं, इन मॉडलों पे आपको आंसर लिखना है। तो सांवेगिक बुद्धि जो है उसको समझने के लिए बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें आप देखेंगे जो विशेषक मॉडल तथा जो जेनोस मॉडल है वो प्रमुख रहे हैं। तो विशेषक मॉडल अगर आप देखेंगे तो वो सांवेगिक बुद्धि को व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग मानता है, जबकि जेनोस मॉडल का कार्यस्थल पर भावनात्मक व्यवहार और उसके प्रभाव पर अधिक बल देता है। ठीक है, तो विशेषक मॉडल क्या कहता है भाई, सांवेगिक बुद्धि जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का भाग होती है। वहीं पर जो जेनोस मॉडल है वो क्या कहता है, ये कार्यस्थल पर जो भी भावनात्मक व्यवहार है उसका जो प्रभाव है उस पर नियंत्रित रहता है। ठीक है, चलिए और डिटेल में समझते हैं इसे। तो सबसे पहले सांवेगिक बुद्धि का विशेषक जो मॉडल है वो समझते हैं। तो जो विशेषक मॉडल है उसका विकास पेट्रोइडेडस ने किया था। इस मॉडल के अनुसार सांवेगिक बुद्धि कोई मानसिक योग्यता नहीं होती कि भाई मानसिक योग्यता के चलते आप सांवेगिक बुद्धि का विकास करते हैं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और आत्म धारणा का हिस्सा है। तो ये कहते हैं भाई जो सांवेगिक बुद्धि है वो व्यक्तित्व यानी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, वो किस तरह से चीजों को देखता है, ठीक है ना, और उसकी आत्म धारणा यानी वो अंदर से कैसा है और क्या महसूस करता है और किस तरह की सोच रखता है, इस पे डिपेंड करती है। तो इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति स्वयं को भावनात्मक रूप से कितना सक्षम मानता है। ठीक है, तो जो सांवेगिक बुद्धि है वो क्या बताती है इस मॉडल के अंदर कि भाई व्यक्ति जो है वो स्वयं और भावनात्मक रूप से कितना सक्षम, वो चीजों को कैसे देखता है, ठीक है ना, वो किस तरह से चीज समझता है, व्यवहार कैसा करता है, भावनाओं में किस तरह से चीजों को अपनी चीजों को रखता है दूसरों के सामने। तो इन सब चीजों का अध्ययन आप करते हैं के अध्ययन के द्वारा इन्होंने ये चीजें बताई हैं। तो इसका आकलन मुख्यतः स्व रिपोर्ट प्रश्नावली के द्वारा किया जाता है कि व्यक्ति खुद को किस तरह से देख रहा है। तो अपने जो इन्होंने इसके लिए क्या करा था, एक 100 प्रश्नावली रिपोर्ट बनाई थी, उसके आधार पर बातें रखी थी। तो इस मॉडल में निम्न प्रमुख विशेषताओं पर बल दिया गया भाई कि व्यक्ति के अंदर आत्म जागरूकता कितनी है, वो आत्म सम्मान कितना है उसका, ठीक है ना, वो सहानुभूति कैसे रखता है, आत्म प्रेरणा कितनी है, तनाव प्रबंधन वो किस तरह से करता है, ठीक है ना, भावनाओं का नियमन किस तरह से करता है, सामाजिक जागरूकता एवं संबंध कौशल कैसे हैं। ठीक है, तो व्यक्ति की ये जो बातें हैं जो व्यक्तित्व के अंदर आती हैं, अगर ये सारी चीजें व्यक्ति के अंदर अच्छे से हैं तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो क्या है, सांवेगिक बुद्धि का विकास है उसके अंदर, वो इन सब चीजों को अच्छे से समझता है और व्यवहार में भी लाता है, तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी उसके अंदर। ठीक है, वो चीजों को अपने आप अच्छे से समझ जाएगा। वहीं जब सांवेगिक बुद्धि जो है उसमें जोनेस मॉडल की बात करते हैं, तो जोनेस मॉडल का विकास बैन पामर और कान स्टफ ने किया था। इस मॉडल विशेषक रूप से कार्यस्थल में जो भावनात्मक व्यवहार और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया था कि भाई जो भी कार्यस्थल है वहां पर जो व्यक्ति होता है, काम करता है, तो उसका जो भावनात्मक व्यवहार कैसा होता है, वो नेतृत्व क्षमता उसकी क्या होती है, ठीक है ना, और किस तरह से उन सब चीजों को विकसित करता है। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं सांवेगिक बुद्धि के अंदर। उनका मानना था कि प्रभावी भावनात्मक व्यवहार से व्यक्ति का प्रदर्शन और संगठन की सफलता दोनों बढ़ती है। तो वो कहते हैं भाई कि अगर एक व्यक्ति जो है उसकी भावनात्मक और जो उसका व्यवहार है वो अच्छा रहता है अपने संगठन में, अपने लोगों के साथ, तो आप देखते हैं इससे क्या होता है, व्यक्ति का खुद भी जो आप देखते हैं प्रदर्शन अच्छा होता है और वो संगठन को भी जो है ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाता है, उनका प्रदर्शन भी जो है वो सुधारता है। तो इस मॉडल की 6 प्रमुख भावनात्मक क्षमताएं हैं, जैसे आत्म जागरूकता इसमें भी इंपॉर्टेंट है, दूसरों के प्रति जागरूकता यानी दूसरों का भी ध्यान रखना और उनके प्रति भी वही भावनाएं और क्षमताएं रखना। प्रामाणिकता जरूरी है कि भाई कोई भी काम हो रहा है वो प्रामाणिकता के साथ होना चाहिए, ठीक है ना, सही होना चाहिए और उसको करने के लिए जो भी आपने काम किया है उसको सही दिखाना, ठीक है ना, प्रमाणित करना कि भाई ये सही काम है और सही तरीके से हुआ है। भावनात्मक तर्कना, ठीक है ना, तो भावनात्मक रूप से भी इन चीजों को देखा जाता है। आत्म प्रबंधन जरूरी है, ठीक है ना, आत्म प्रबंधन का मतलब भाई स्वयं चीजों को समझना और करना।
सकारात्मक प्रभाव, भाई सकारात्मक तौर पर ही हर चीज को देखना और उसी के आधार पर प्रबंधन करना और उसी की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये चीजें जो आप देखेंगे 6 भावनात्मक क्षमताएं इंपॉर्टेंट है इस मॉडल में। तो निष्कर्ष में आप कह सकते हैं विशेषक मॉडल व्यक्ति के व्यक्तित्व और भावनात्मक आत्मधारणा पर आधारित है, जबकि जेनोस मॉडल जो है वो कार्यस्थल पर भावनात्मक दक्षता, नेतृत्व और सकारात्मक व्यवहार पर बल देता है। तो दोनों मॉडल संवेगिक बुद्धि को समझने तथा उसे विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो ये दोनों मॉडल आपको सामूहिक बुद्धि के विकास की बात करते हैं भाई, एक जो है व्यक्तिगत तौर पर बात करता है और एक संगठन के तौर पर बात करता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है व्यक्ति की सफलता के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह ये वीडियो खत्म होती है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।